नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका मंथन में। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है और ये सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। विशेष सत्र से एक दिन पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक की थी और इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एसडी देवगौड़ा, डीएमके सांसद कनिमोझी, तृणमूल कांग्रेस के जेरेको ब्रयान, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बीजेडी के संबित पात्रा ने हिस्सा लिया। इसके अलावा बैठक में बीआरएस नेता के केशव राव, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के केवी विजय साई रेड्डी, आरजेडी के मनोज झा और टीडीपी के राम मोहन नायडू, जेडीयू के अनिल हेगड़े और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और अन्य नेता शामिल रहे। हालांकि केंद्र सरकार ने इस विशेष सत्र की शुरुआत संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा से करने का फैसला किया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपको बताते हैं कि विशेष सत्र में क्या होना है। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि विशेष सत्र के पहले दिन की कार्रवाई संसद की पुरानी बिल्डिंग में होगी। सत्र के दूसरे दिन यानी 29 सितंबर मंगलवार को पुराने संसद भवन में एक फोटो सेशन होगा और उसके बाद 11 बजे सुबह सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित होगा। सामान्य सरकारी कामकाज 20 सितंबर से शुरू होगा। संसद के विशेष सत्र की घोषणा के बाद एक देश एक चुनाव पर समिति बनी है। चर्चा आज इसी पर कि सत्र के दौरान सरकार की मंशा को लेकर विपक्ष का रुख कितना हमलावर रहेगा। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 2 बिलों पर चर्चा होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवाओं और कार्यकाल से संबंधित विधेयक इन बिलों में सबसे चर्चित है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक भी। सूत्रों के हवालों से कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का सरकार का इरादा है और इसलिए बिल लाया जा रहा है। अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नए विधेयक में मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने की बात कही गई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने का एजेंडा पूछा था और इसी चिट्ठी का जिक्र करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश ने ट्वीट किया था। सोनिया गांधी के पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद पड़े दबाव के कारण आखिरकार मोदी सरकार ने 5 दिन के विशेष संसदीय सत्र के एजेंडे की घोषणा की है। उन्होंने लिखा है कि मुझे यकीन है कि विधायी हथकोलों को छिपाया जा रहा है और हमेशा की तरह उसे अचानक आखिर में सामने लाएंगे। पर्दे के पीछे कुछ और है। सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी सहयोगी और राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा था कि हम सरकार से संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की अपील करते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सभी पार्टियों ने सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह को बहाल करने की मांग की है। संसद का विशेष सत्र जैसे ही बुलाया गया था वैसे ही ये कयास शुरू हो गए थे। इसका मकसद क्या है? सत्र बुलाने के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई थी और इस कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाब नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को सदस्य के रूप में नामित किया गया था, लेकिन बाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया था। संसद के विशेष सत्र का आगाज सोमवार को पुरानी संसद में हो गया। स्पीकर के संबोधन के बाद पीएम मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए पिछले 75 साल में संसद में हुए कार्यों का जिक्र किया और तमाम नेताओं को याद किया। इस सत्र पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल विशेष सत्र को लेकर कई तरह के कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि सरकार ने बताया कि इस सत्र में 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है।
संसद का 5 दिवसीय स्पेशल सत्र की शुरुआत सोमवार से हो गई। सदन की शुरुआत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित करते हुए सरकार को G20 के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। बता दें कि पुरानी संसद में सोमवार को संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन था, जहां पीएम मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। पीएम मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए संसद के इतिहास का जिक्र किया और तमाम पुराने दिग्गज नेताओं को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये बात हम कभी नहीं भूल सकते कि इस भवन के निर्माण में परिश्रम, पसीना और पैसा मेरे देशवासियों का लगा था। उन्होंने कहा कि देश के 75 साल की यात्रा का पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण पलों को स्मरण करके आगे बढ़ना है। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था। पीएम ने इस दौरान संसद के ऐतिहासिक पलों को भी याद किया। पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा कि ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्टॉक्स ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को भी हटते देखा है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन ने दिया। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है। पुरानी संसद में विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी कांग्रेस कार्यकाल में हुए कामों को याद किया। बैंक का सरकारीकरण, डिजिटल इंडिया बिल, पंचायती राज बिल जैसे अनेकों बिल पुरानी संसद से पास हुए, जिसे लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने गिनाए। हमें वाजपेयी जी को बहुत श्रद्धा करते, अभी भी करते सर। उन्होंने दिखाया ताकत। 1974 में इंदिरा जी पोखरान में एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे सर। उस समय से विदेशों की ताकतों ने हमें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास की, लेकिन अटल जी रुके नहीं। नरसिम्हा राव की जमाने में भी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए सोचा गए थे, लेकिन इसको साकार किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और उसके साथ साथ ये भी संदेश दिया देश सारे दुनिया को कि नो फास्ट यूज पॉलिसी हम अपना रहे हैं। संसद के विशेष सत्र में पहले दिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर शायराना अंदाज में हमला बोला और मणिपुर हिंसा से लेकर बेरोजगारी, ईडी, सीबीआई के रेड के मुद्दे पर तंज कसा। खड़गे ने कहा कि बदलना है तो अब हालात बदलो, देना है तो युवाओं को रोजगार दो और कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में
बात बात में डराने से क्या होता है? बात बात में डराने से क्या होता है? अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है? बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है? और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला? गौरतलब है कि मंगलवार से संसद का विशेष सत्र नई संसद में ही चलेगा। संसद का विशेष कई मायनों में खास है। आपको बता दें, केंद्र सरकार का विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। स्पेशल सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। उधर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल जवाब के लिए 9 मुद्दों की लिस्ट तैयार की है। विपक्षी गठबंधन इंडिया से 24 पार्टियां इस सेशन में शामिल हैं। आमतौर पर एक साल के अंदर संसद के 3 सत्र, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस बार विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र अब सरकार कितने पास करा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो सत्र कल नए सदन से संचालित होगा, जिसको लेकर आज काफी भावुक पल सदन में जो है वो देखने को मिला, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो या अन्य विपक्षी दलों के नेता हो उनकी तरफ से हो। कहीं ना कहीं 75 साल सदन में सत्र चला है। बहुत सारे अगर हम बात करें यहाँ पर तो राजनीतिक गतिविधियां इस सदन ने देखी, बहुत सारी चीज़ों का साक्षी रहा ये सदन, और उसको लेकर आज प्रधानमंत्री भी काफ़ी भावुक नजर आए। लेकिन कल जब नए सदन में सत्र आहूत होगा तो क्या कुछ होगा, इसको लेकर विपक्ष लगातार चिंतित भी है। सवाल भी पूछे गए थे। सोनिया गांधी ने चिट्ठी भी लिखी थी कि आखिर ये सत्र आहूत क्यों किया गया है। हालांकि अलग अलग चीज़ें निकल के आई। ये भी कहा जा रहा है कि 8 बिल जो है वो इस सत्र में पास किए जाएंगे और तमाम चीज़ें। हालांकि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो एजेंडा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी संशय बरकरार है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मुकेश त्यागी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शान खान जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज त्यागी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सोनी जी आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मुकेश जी मैं आपसे ही करूंगी। अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है। जिस तरीके से ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन की गूंज जो है वो पूरे देश में गूंज रही है, और अभी तक तो ये निकल कर आया कि 8 बिल जो है वो सत्र में पास किए जाएंगे, लेकिन ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है ये कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के लिए, विपक्षी दलों के लिए खासकर गले की फांस है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले थोड़ी आवाज में गूंज आ रही है। मुकेश जी हम इसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। जी जी जी, थैंक यू जी। मेरा कहने का ये है कि आज का दिन बड़ा शुभ है, गणेश चतुर्थी का दिन है, और विघ्नहर्ता गणेश जी जिस प्रकार से हमारा देश विकास मतलब डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है, और ये अमृत काल का महोत्सव है। हिंदुस्तान और भारत की जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, वो इतना मजबूत बनने वाला है कि आज हम ऑलरेडी 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और मैं समझता हूँ कुछ ही सालों में हम 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाएंगे अमेरिका और चाइना के बाद। तो ये जो उपलब्धि है, ये जो रेस है, ये बहुत तेज रेस है। आपको याद होना चाहिए कि 1947 से लेकर 75 तक अंदाजन हमारी जीडीपी चाइना से आगे थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज हम चाइना से इतने पीछे पिछड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ब्रेक्स लगाए गए हैं आर्थिक प्रगति में, सामाजिक प्रगति में, राजनीतिक। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत ही व्यापक सपना है, बहुत बड़ा विजन है देश के लिए, समर्पण है, राष्ट्रीयता है। तो वो तमाम ऐसे अवरोध जो हमारे भारत की त्वरित गति या प्रगति को रोकने में बाधक हो सकते हैं, उन तमाम को करने के लिए मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का एक संकल्प है,
और जो कि आपने नया पार्लियामेंट देख लिया, आपने अभी G20 का सम्मेलन देख लिया, आपने देखा चंद्रयान-3 जो लैंड किया है, तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे हमारे पूरे देश का नाम पूरे विश्व के अंदर फैले। अब आप IMF का देख लीजिए, किस तरह से उन्होंने कहा कि वैश्विक जहां पर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है वहां पे हमारी GDP रेट औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन औरों के मुकाबले बहुत कम है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिन्होंने कोरोना काल के टाइम में पूरे विश्व के अंदर अपनी वैक्सीन का वितरण किया। तो तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, जन कल्याण स्कीम्स हैं, तमाम क्या कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी को डायरेक्टली उनके अकाउंट में आता है, जनधन खाता है, और स्वच्छ मतलब इतनी स्कीम्स हैं। गैस चूल्हे का आप देख लीजिए, छोटी छोटी चीज लगती है, ओपन खुले में शौच करने की जो स्थिति थी उसको उन्होंने गंभीरता से एड्रेस किया। तो उनका जो समर्पण है उसको आप चैलेंज करते हैं, चुनौती देते रहते हैं। अरे आप क्यों घबरा रहे हैं? अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी होती है तो आप एक बात देख लीजिए, 1952 में भी पहले वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था। ये कार्यक्रम चलता रहा आपका 57 में, 62 में, 67 में, 68 और 69 में कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से, उनको डिसमिस किया। तो उससे ये जो चक्र था जो वन नेशन और वो टूट गया। तो अगर इसकी पुनरावृत्ति होती है और इससे आप देखिए कितना बड़ा फायदे होने वाले हैं, तो इसको लेकर के आलोचना करना, हर बात को लेकर के आलोचना करना, मैं समझता मुकेश जी, अधीर रंजन चौधरी ने आज एक बात कही, उन्होंने कहा कि मोदी जी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसे इवेंट बनाकर रख देते हैं। ये तो देखिए आलोचना की फैक्ट्री बना रखी है इन्होंने, इनके पास कोई ठोस कार्यक्रम तो है नहीं। पहले बोलते हैं कि ट्विटर के माध्यम से अनाउंस किया कि स्पेशल विशेष सत्र बुलाया जाएगा। अरे भाई ट्विटर के माध्यम से करो या पोस्ट कार्ड से करो या टेलीग्राम से करो या टेलीग्राफ से करो, क्या फर्क पड़ने वाला? आपको सूचना मिल गई है, आप लोग अपना देश के प्रति जो आपकी कर्मठता है उसको दिखाइए, ना कि आप क्रिटिसाइज करिए गवर्नमेंट को काम करने दीजिए। आप उनका हाथ से हाथ पकड़ के काम करिए। आज के प्रधानमंत्री ने कितना भाव विभोर भाषण दिया, जवाहरलाल नेहरू जी की प्रशंसा करी, तमाम उन सब लोगों की अपोजिशन के लोग तमाम करी, ताकि उनके अंदर ये प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन ये लोग इतने घबराए हुए हैं, इतने असुरक्षित हैं कि कहीं तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री न बन जाए। तो इनका संकल्प देश के प्रति नहीं है। ये हर जोर कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अश्वमेध घोड़े को कैसे रोका जाए, कैसे थामा जाए। छोटी चंद्रयान इतना महंगा क्यों खर्चा कर दिया? पार्लियामेंट बन रही है, खर्चे की क्या जरूरत है? जबकि जयराम रमेश ने 2012 में पार्लियामेंट बनने की बहुत इन लोगों ने बात करी थी कि भाई जगह कम पड़ती है। मीरा कुमार ने कहा था जगह कम पड़ती है। अभी परिसीमन होगा तो उसके बाद 800 के से ऊपर जो सीट्स होंगी, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो नए अगर संसद का निर्माण हो रहा है और कॉलोनियल लेगेसी से हमारा डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो मैं समझता हूँ इसमें भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इसको भी आलोचना में कर रहे हैं, हर बात पे आलोचना कर रहे हैं। तो ये हर बात पे आलोचना करता है। अभी क्या होगा इस सत्र सेशन में? तो ठीक है, आज कैबिनेट की मीटिंग है 6:30 बजे, उसके अंदर तमाम विचार विमर्श होगा और उसके बाद एजेंडा पब्लिक के निगाहों में आ जाएगा। ऑलरेडी आपको कुछ मालूम है कितने बिल्स पास होने वाले हैं। तो इसको इतना बड़ा बना करके इसका हवा बनाना, डराना लोगों को, अरे प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं क्या शगुफा छोड़ने वाले। मैं कह रहा हूँ क्या अगर सिविल ये अपना कोड भी आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या बुराई? आने दीजिए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है, आने दीजिए। अरे आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं, आप क्यों घबरा रहे हैं? आपकी तैयारी नहीं है। ठीक है मुकेश जी, मैं वापस आऊंगी अब आपके पास। शान जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए बहुत सारी बातें मुकेश टाइगर जी ने कह दिया कि क्यों परेशान हो रहे हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन भी आ रहा है तो क्या समस्या है आपको? यूसीसी भी लागू हो रहा है अगर पूरे देश में, तो आपको क्या समस्या है? अनम्यूट कीजिएगा। भाषण भाजपा वाले हमेशा अच्छा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा भाषण दिया मुकेश जी ने, काफी मैंने सुना उनका भाषण। बीच बीच में उन्होंने जो चुटकुले फेंके उससे मुझे हंसी भी आई। तमाम तरह की बातें उन्होंने की, मोदी जी ये हैं, विश्व गुरु हैं, फलाना है ठिकाना है। भाजपा प्रवक्ता कभी महंगाई बेरोजगारी बात करते हुए दिखाई देते हैं आपको? नहीं दिखेंगे। ये केवल मोदी जी की चाटुकारिता में लीन रहते हैं। मोदी जी ये है, मोदी जी वो है, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। अरे भैया महंगाई बेरोजगारी पे भी बात कर लो कभी। देश का युवा बेरोजगार है, डिग्री लेके घूम रहा है, आप उनको पकौड़ा तलने की सलाह देते हो, चौकीदारी करने की सलाह देते हो। महंगाई से गरीब की कमर टूट चुकी है, मध्यम वर्ग की रसोई दुभर हो चुकी है। जिस गैस सिलेंडर का आपने जिक्र किया,
आज बहनें उसको भरा नहीं पा रही है। 1200 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप सनसनी फैला रहे हो देश में, बताइए ना। आज सत्र शुरू हो चुका है, कौन से 8 विधेयक आप लाने वाले हो? देश के सामने सार्वजनिक कीजिए। क्यों आप छुपा कर बैठे हो तमाम चीजों को? आप देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, चीन हमारे देश में अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जातिगत जनगणना पर चर्चा होनी चाहिए। तो भाजपा के लोग केवल मोदी जी का महिमा मंडन, उनकी चाटुकारिता करने में लीन है। अरे महंगाई में चर्चा कर लो कभी। आप बोल रहे हो आईएमएफ की रिपोर्ट की बात कर रहे हो। इसी आईएमएफ ने रिपोर्ट दिया है कि भारत की कुल जीडीपी के 90% तक लगभग भारत कर्ज है। जो 2014 में भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 155 लाख करोड़ का हो चुका है। यह मोदी जी की उपलब्धि है। और 84% भारतीयों की आय कम हो चुकी है। अमीरी और गरीबी की खाई भारत में बढ़ रही है। ये है आंकड़े। आप रंगीन बातें करके, अच्छी अच्छी बातें करके सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। आज की देश में गरीब की स्थिति क्या है, मध्यम वर्ग की स्थिति क्या है, महिला की स्थिति क्या है, वो देखिए आप। आज लोग करा रहे हैं गरीबी से, आज लोग महंगाई से करा रहे हैं, बेरोजगारी से करा रहे हैं। उस पर कब भाजपा उत्तर देगी? या केवल मोदी जी का महिमा मंडन, झूठी बातें, केवल इवेंट मैनेजमेंट, यही करके लोगों को ध्यान भ्रमित किया जाएगा? बताएं भाजपा प्रवक्ता। मनोज यादव जी, देखिए मैं आऊंगी शान जी इस पर और जवाब भी लूंगी मुकेश जी से, लेकिन उससे पहले और लोगों का भी रुख कर लेते हैं। मनोज जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए नई सदन में कल से सत्र आहूत होने वाला है और विपक्षी दल जो है वो काफी आक्रामक नजर आ रहा है फिलहाल, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी जी अस्सी जी, बिल्कुल नए सदन में जाएंगे और भारत को नया बनाएंगे, कुछ इस टाइप का अगर मोदी जी कहते तो मुझे लगता। लेकिन वो फिसलन जो 10वें साल की है वो अप नहीं हो रही, डाउन हो रही है। और फिसलन में क्या बात कही जाए इनसे? अब इनसे तो हिसाब किताब लिया जा रहा है। हिसाब किताब ये दे नहीं रहे, बता नहीं रहे जनता के लिए क्या क्या है, करेंगे क्या जो समय बचा हुआ है। अब जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने मोदी जी के बारे में कह के पूरी डिबेट को मोल्ड करने का प्रयत्न किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आप कह रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे। आपने जो अनम्यूट कीजिएगा मनोज जी। नहीं, क्या रीजन है ये बीजेपी के लोगों को बताना पड़ेगा। आपने कहा था हम इंडिया का नाम बदल देंगे, पता नहीं बदला नहीं बदला, क्या इसमें एजेंडा है कि नहीं है वो भी क्लियर है। देखिए सरकार जो है मौजूदा, ये कुछ हालात को नहीं बदलना चाहती है। वो दिन रात सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पे काम कर रही है कि कैसे सत्ता में बने रहे, कंटिन्यूटी कैसे आए। अभी 5वीं अर्थव्यवस्था की बात कही गई। इस पैनल में तमाम बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। 2011 में भारत की इकोनॉमी दुनिया में किस नंबर पे थी? अगर बीजेपी के लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान हो तो कृपया उस आंकड़े को पढ़ के बता दें, किस नंबर पे 2011 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी। अगर नहीं आप बता सकते हैं तो कम से कम ये जो झूठ बोलना शुरू करते हैं टीवी चैनल पे वो मत कहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2011 में भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे थी दुनिया। हम नहीं कह रहे, आज तक न्यूज चैनल की रिपोर्ट पढ़ लीजिए ना 2011 की, वो आपको बता देगी कि सही है कि गलत है, या मेरा आंकड़ा गलत है या कि आपका आंकड़ा क्या सही है। 5वें नंबर पे आ गए, 3रे नंबर पे आ जाएंगे। चलो चाहिए इस आंकड़े को एक पल के लिए मैं भूल जाऊं, मेरा मन भी कर रहा है कि क्यों 11 में चल पड़ूं। जब साइनिंग इंडिया चल रहा था यसी जी, और मुझे बहुत बेहतर याद है, मैं उस वक्त 20वें साल के करीब में अपने पहुंचा था, तो बड़ा कम टीवी चैनल्स हुआ करते थे 2000 के आसपास में। तो अटल जी साइनिंग इंडिया कर रहे थे और ये टीवी चैनल्स पे चल रहा था, ठीक ऐसे ही जैसे आजकल चल रहा है विश्वगुरु बनने वाला। वो कतार बता रहे थे कि 20 साल बाद ये देश महाशक्ति बन जाएगा। हम 2020 क्रॉस कर चुके हैं, 2023 में है, खत्म होने वाला, 24 आने वाला है। 86 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। महाशक्ति छोड़ो, महाभिकारियत की तरफ इस देश को बीजेपी ने उस तरफ ला दिया। जो 55 लाख करोड़ का कर्ज था वो 1,55,000 करोड़ से ज्यादा के आंकड़े को पार कर गया। कौन सी आत्मनिर्भरता है? ये सारी बातें सरकार को अब जवाब में बताना पड़ेगा। ये मोदी महिमा मंडन टीवी चैनल पे अब नहीं चलने वाला है। जनता कुछ और बता रही है, जनता कुछ और पूछ रही है। विपक्षी दल जनता की आवाज बन के आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपसे कोई बैर नहीं, आपके नेता से कोई बैर नहीं, आपकी विचारधारा से भी आप कोई बैर नहीं। आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, आपके हाथ में जनता ने सत्ता सौंप रखी, तो हम सवाल किससे पूछें?
आप ही से पूछेंगे। आप अगर ये बदलना चाहते हो, इस देश के लोकतंत्र को कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे? जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम न्यायाधीश अगर उसमें इन्वॉल्व थे तो क्या बुराई थी? क्या बुराई थी? सरकार को क्या दिक्कत थी? क्या न्यायाधीश वन साइडेड होते हैं क्या? क्या न्यायाधीश अगर किसी चुनावी प्रक्रिया में नहीं हिस्सा ले सकते हैं उसके चुनाव आयुक्त के चयन में, तो वो कैसे जस्टिस कर रहे होंगे इस देश के लोगों के साथ? अगर बीजेपी का ये कहना है कि न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, वो स्पष्ट नहीं है, वो उनका रुख नहीं स्पष्ट है, ये मनोज जी बताना चाहिए। मैं वापस आऊंगी आपके पास, और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं, उसके बाद आप वापस चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र सोनी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, राघव चड्ढा और जिस तरीके से संजय सिंह को लेकर आप लोगों का ये मुद्दा आज सदन में उठाया गया, साथ ही साथ विपक्ष चूंकि अब इंडिया गठबंधन हो गया है तो सबकी अपनी एक तरीके से एक साथ एक सुर में हमलावर है सरकार को लेकर, इस पर रिएक्शन, और उसके बाद नए सदन में जो सत्र आहूत करने की बात कही जा रही है, 8 बिल पास होंगे, और सवाल अभी भी विपक्ष यही पूछ रहा है कि आखिर वो बिल कौन से हैं। अनम्यूट कीजिएगा नरेंद्र जी। जी मैं कह रहा हूं कि पहले तो सरकार को कम से कम सूचना देनी चाहिए। जब ऑल पार्टी मीट हुआ तो बताना चाहिए एजेंडा क्या है, क्या करने वाले हैं। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, देश को जो है ना सरप्राइज देने की बहुत ज्यादा आदत है, और जब भी वो सरप्राइज देते हैं वो देश को बर्बाद कर देते हैं। एक बार सरप्राइज दिया, पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। बताते नहीं है पहले से कि क्या करने वाले हैं। अगर बताते तो कुछ लोग सलाह भी देते, बताते भी कि भाई ये देश के लिए अच्छा है कि नहीं है, लेकिन वो देश के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो भी लाते हैं उससे देश का नुकसान ही हुआ है आज तक। चाहे वो किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए हों, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे अग्निवीर योजना को लेकर के आना हो, ये तमाम फैसले जो भारत के लिए लेकर के वो आए, उन्होंने भारत को पीछे ही धकेलने का काम किया है। आज तक प्रधानमंत्री जी ने, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई इस तरह का काम किया है कि जिससे भारत की शान बढ़े। और जहां तक अभी भाजपा के प्रवक्ता जिस तरीके से अपनी तारीफें कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी की तारीफें कर रहे थे, उस पर मेरा कहना यह है, मैं बिल्कुल यादव जी की बात से सहमत हूं कि जो देश के असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन पर जब तक चर्चा नहीं होगी कि तब तक कोई सत्र सफल नहीं हो सकता है। आप बेरोजगारी पे कितनी बार चर्चा करते हैं? नहीं करते हैं। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम एक साल में, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, जबकि अभी यादव जी ने बिल्कुल सही कहा, 86,000 करोड़ जो है लोगों को तो ये राशन की व्यवस्था में इन्होंने रखा हुआ है अभी तक। यानी कि इतने लोग तो गरीब हैं अभी देश के अंदर, तो कहाँ से महाशक्ति बना देंगे और कहाँ से विश्वगुरु बना देंगे। और जब आते हैं, जब बाहर से कोई देखने के लिए देश में आता है, G20 में अभी मेहमान आए, तो ये अपनी जो है गरीबी को छुपाने के लिए वहां पर्दे टांग देते हैं, वहां सीलिंग लटका देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सारा देश जान रहा है कि 2014 से पहले जो सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था, उसको इन्होंने 1100 तक का बेचा, और अभी आके इन्होंने 200 रुपए किए। वही अब मैं कहूंगा 1100 पे नहीं जाऊंगा, 400 से अब 900 का हो गया है। अब उसके बाद आ जाइए, पेट्रोल जो कभी 2014 से पहले 65 रुपए हुआ करता था, वो अब 100 रुपए से भी ज्यादा हो गया है। डीजल की कीमत जो 55 रुपए हुआ करती थी, वो 90 से भी ज्यादा हो गया है। दालों के भाव जो 100 से नीचे आ जाया करती थी दालें, वो अब 150 रुपए किलो से भी ऊपर बिक रही हैं। तो हर महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, गरीब की थाली एकदम खाली होती जा रही है। गरीब की थाली खाली है, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। दूसरी तरफ देखिए, मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या फायदा होने वाला है? पहली बात तो आप कोई योजना ही नहीं रख पा रहे हैं। अगर मान लीजिए मध्यावधि चुनाव होंगे तो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? फिर दोबारा पूरे देश में चुनाव होगा, अगर केंद्र में सरकार डिस्टर्बेंस में आ जाए या राज्य में किसी में आ जाए तो क्या होगा? बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। पब्लिक का ध्यान भटकाने से कुछ होने वाला नहीं है। आज माननीय खड़गे साहब ने संजय सिंह और अपने जो राघव चड्ढा जी की सदस्यता को बहाल करने के लिए भी कहा है।
सदन के अंदर, तो अच्छी बात है। नए सदन में जाएं तो कम से कम जो पुरानी तानाशाही थी उसको छोड़ करके जाएं, है ना। चलिए, पुरानी तानाशाही जो चलाई है उसको छोड़ के नए सदन में आएंगे। मैं वापस आऊंगी, ठीक है, इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, परवेज त्यागी जी, आपका रुख करेंगे। और आज हम मंथन में बात कर रहे हैं नए सदन में नए सत्र की शुरुआत, जो कि कल से होनी है, लेकिन आज पुरानी सदन में ही विपक्ष बहुत आक्रामक नजर आया। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। परवेज जी का रुख कर लेते हैं। परवेज जी, देखिए कैसे देख रहे हैं आप इस इंसिडेंट को, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल तो है ही कि अब आज पुरानी संसद में आखिरी दिन था और कल नई सदन में जाकर नया सत्र का आगाज होगा, लेकिन विपक्ष के तेवर कुछ ना कुछ आज बदले नजर आए। विपक्ष शुरुआती हमलों से ही हमलावर रहा, शुरुआती दौर में ही हमलावर रहा, और प्रधानमंत्री भी आज भावुक नजर आए। कैसे देखा आज आपने आज के सत्र को? सबसे पहले तो अनम्यूट कीजिएगा। निश्चित रूप से ऐतिहासिक क्षण है कि हम एक नए संसद परिसर में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल मंगलवार का दिन है और मंगल को मंगल कामनाएं की जा सकती है कि ये सब कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात आप कर रहे हैं और ये विशेष सत्र की बात आप संसद के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की जो बात है और जो विपक्ष रख रहा है, आवाज उठा रहा है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरीके से एजेंडा आपने विशेष सत्र बुला लिया और एजेंडा जारी नहीं किया, किन मुद्दों पर, किन बिल पर आपको चर्चा करानी है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि लोकतंत्र में कोई भी नया बिल आता है, कोई भी नया कानून बनाया जाता है, तो उसके लिए बाकायदा संसद में सत्र चर्चा के लिए विपक्ष हो या विपक्ष हो तैयार रहता है। और जब तक आप एजेंडा नहीं देंगे तो क्या विपक्ष उसमें क्या तैयारी करेगा और क्या चर्चा में भाग लेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो विपक्ष की अपनी जगह सही भी है कि भाई एजेंडा दीजिए, कम से कम हमें ये तो पता रहे कि हमें किस मुद्दे पर संसद में चर्चा करनी है। जिस तरीके से बयान आ रहा है कि रोना धोना और ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो पूरा का पूरा ये दिखाई देता है कि सरकार विपक्ष को पीटना भी चाहती है, उसको मारना भी चाहती है और रोने भी नहीं देना चाहती है। कहीं ना कहीं ये चीजें नजर आ रही हैं पूरे सत्र, जिस तरीके से आज सत्र की शुरुआत हुई है और एजेंडा जारी नहीं किया गया है सत्र का। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष की कहीं ना कहीं आपत्ति जायज है, मैं उसको गलत नहीं ठहराऊंगा। क्योंकि विपक्ष अगर एजेंडे के बिना संसद आप चलाएंगे, एजेंडा जारी नहीं करेंगे, विपक्ष के पास एजेंडा नहीं होगा, किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, किन मुद्दों पर बहस होनी है, कौन से नए कानून देश के लिए बनने हैं, कौन से नए कानूनों पर कौमली जामा पहनाया जाना है, उन सब चीजों का विपक्ष को भी पता होना चाहिए, संसद को, पूरे संसद को पता होना चाहिए और इस देश को भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप अचानक से आए संसद में, आपने सत्र बुलाया, बुलाने के बाद संसद में आपने कोई सूचना किसी प्रकार की किसी बिल के बारे में नहीं दी और उसके बाद आपने बिल पढ़ा संसद में आया और उसे पास कर ध्वनिमत से पास कराने के लिए आप लग गए, उस पर बिना चर्चा के, बिना उस पर लंबी बातचीत के। क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी चीज होगी जब तक उसको पूरा कसौटी पर परखा ना जाए, पूरा उस पर संसद में पूरी तरीके से चर्चा ना हो जाए, सारे दल उसमें अपनी सहमति ना जता दे और सारे दलों की बात उसमें शामिल ना हो जाए, तो तब तक वो जो भी बिल है उस बिल की अपना एक, चाहे वो सरकार का किसी भी तरीके का बिल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बिल हो, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो तो बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को जो विपक्ष उसकी नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहा है उसको क्लियर करने की जरूरत है। और एजेंडे की जहां तक बात है तो सरकार को इसमें इसको फाइनल करना चाहिए था, पहले ही सत्र बुलाने से पहले ही विपक्ष को एजेंडा देना चाहिए था कि एजेंडों पर संसद विशेष सत्र में चर्चा होनी है और ये बिल आने हैं। तो इन चीजों को ना करना कहीं ना कहीं सरकार का जो विपक्ष उस पर आरोप लगा रहा है वो आरोपों को कहीं ना कहीं सही साबित करता है। तो इस तरह की चीजों से सरकार किसी की भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो या पूर्व की कोई भी सरकार रही हो, आने वाले वक्त में किसी की भी सरकार हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए कि एजेंडे को छुपाकर आप सत्र बुलाएं और फिर उस एजेंडे को, उन बिलों को पास कराएं जो इसका मतलब पास कराएं जिनका ना पार्लियामेंट को पूरी तरह पता है, ना विपक्षी देश के विपक्षी दलों को पता है, ना देश की जनता को पता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे कोई भी सरकारों से बचना चाहिए और एजेंडा जो भी हो वो देश के सामने, विपक्ष के सामने, सभी पार्टियों के सामने होना चाहिए ताकि उस पर एक सार्थक बहस हो और उसका एक सार्थक परिणाम निकले, उसका एक सार्थक जनता के लिए एक अच्छा कानून बने। और बेहतर होगा कि संसद में वास्तव जो ऐतिहासिक क्षण है नई संसद का, तो उसमें कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो। और जिस तरीके से हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा, चाहे वो किसी भी दल और किसी भी पार्टी के सांसद हो, वो पुरानी चीजों को भूल कर उनको एक अवसर और मौका देना चाहिए ताकि जितने भी पार्लियामेंट में इस समय मौजूदा सदस्य, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के सदस्य, वो सभी इसमें शामिल हो, ऐतिहासिक क्षण में सब यादगार पलों को एंजॉय करें और संसद एक अच्छे वातावरण के साथ, अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है एक
अच्छी शुरुआत हो, ताकि देश के लिए कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो। मैं यही कामना करता हूं और इसकी बधाई भी देता हूं नई संसद में प्रवेश के लिए। मुकेश जी, एजेंडा नहीं बताया विपक्षी दलों को और ये संसद जो है वो आहूत की गई। अब सार्थक बहस कैसे हो पाएगी? विपक्षी दल इसी बात को लगातार कह रहे हैं और सभी लोगों को भी आपने यहाँ पे सुना कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं। आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। वहां पर आप ये देखिए, पूरे देश का जो एवरेज है वो 6.83 है और इनके 8.6% है। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर ये अडानी को लेकर के बात करते हैं, 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया और कैंसिल करने की कहीं बात नहीं करते। पर अडानी के पीछे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के लगातार आलोचना का इन्होंने बाजार गर्म कर रखा था। और इसी प्रकार से जब रफेल आया तो राहुल गांधी ने इतनी हल्ला गुल्ला किया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कह करके अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगी। तो इनके तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जो चल नहीं पाते। राहुल गांधी जी जाकर के विदेश में जाकर के भारत की जमहूरियत और डेमोक्रेसी को लेकर के लगातार उनकी आलोचना करते रहते हैं, चाइना की प्रशंसा करते रहते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से लोन आता है और इनका तो पूरा इतिहास आप उठा के देख लीजिए। इनका करप्शन के ये सबसे बड़े किंग है, किंग ऑफ करप्शन। 2G, 3G, कोल घोटाला, आप तो नाम तो लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स। इन्होंने कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा जहाँ पे इन्होंने घोटाला नहीं किया हो। देश के साथ इन्होंने जिस प्रकार शान खान जी जवाब दीजिए भाई। और वन साइडेड सेक्युलरिज्म का गाना गाकर के तुष्टीकरण लगातार करते रहे। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि पहले नेचुरल रिसोर्सेज का अधिकार मुसलमानों का है। मैडम, मैंने रोकिए तो मैं बोलूं। ये अपने गिरहबान में तो जाके देखे। ठीक है मुकेश जी इसका जवाब लेते चलते हैं जरा। कौन सा नैतिक बल है बोलने के लिए? शान जी जवाब दीजिए। देखिए मैडम, इनके पास या तो ज्ञान नहीं है या तो ये झूठ फैलाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में दो ही तरह के लोग हैं, या तो अज्ञानी या तो झूठे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिनको आप घोटाला बता रहे हो, 2G और कोयला, माननीय न्यायालय ने उसको घोटाला नहीं माना है और सबको बरी किया हुआ है। झूठ मत बोलिए, पहली बात तो। दूसरी बात, आप कह रहे हैं, सुन लीजिए, झूठ बार बार बोलो, जोर से बोलो ताकि वो सच जैसा दिखे, ठीक है? इसीलिए झूठ बोलना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाले सुबह से उठते हैं और रात को सोने तक झूठ बोलते हैं और परपंच करते हैं। इनको न्यायालय के निर्णय पे भी विश्वास नहीं, इसका अर्थ ये है क्योंकि उस माननीय न्यायालय ने इनको बरी किया और माना है कि कहीं भी कोई घोटाला नहीं हुआ है। घोटाला तो अडानी में हुआ है। बताएं 20,000 करोड़ सेल कंपनियों में किसके हैं? क्यों नहीं मोदी जी जेपीसी की जांच कराना चाहते हैं? क्यों अडानी को बचाना चाहते हैं मोदी जी? बताए ना मोदी जी। सेबी के जिस अधिकारी ने अडानी समूह को क्लीन चिट दी, उसको एनडीटीवी में पद मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्या साठगांठ है ये? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का भा बोलने को भी तैयार नहीं है आज, और ये हमें भ्रष्टाचार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और न्यायालय से दोषी करार पाके जेल गए थे। भ्रष्टाचार की बात करेंगे, सर माने चाहिए इनको भ्रष्टाचार पे। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष शान जी जरा मुकेश जी इतने प्रतिशत इतने मत बेचैन हुई है। अभी आपने शायद आपका ज्ञान भी संपूर्ण नहीं है। अरे आप सुन लीजिए अरे आपकी तो चटुकारिता, सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने के लिए कहा गया है, मुझे बोलने दीजिए। अरे ये कोई तरीका बात करने का? बताइए ना आप। अरे ये कोई तरीका की बात करोगे? अरे आपको नॉलेज, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार में जेल गया है, आप भ्रष्टाचार। अच्छा मुझे बताइए एसटी गुप्ता कौन है? मुझे ये बताइए एसटी गुप्ता कौन है? कब अरेस्ट हुए? एसटी गुप्ता क्या थे? कब अरेस्ट हुए? जरा बताइए। कौन थे? अरे ज्वाइंट सेक्रेटरी केसी कोरफा कौन थे? कब अरेस्ट हुए? बताइए इसके बारे में। अरे बताइए जरा, कब हुए? अरे बताइए ना, आप कह रहे हैं ज्ञान की कमी है। आप बताइए ये जो कोल सेक्रेटरी थे किस जुर्म में अंदर गए? नहीं देखिए शान खान जी और मुकेश जी, हम लोग मुद्दे से अलग जा रहे हैं। बात यहाँ पर सदन की हो रही है। अब अलग राज्यों में क्या हो रहा है, अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। अरे भैया, आप क्यों अपनी भड़ास निकाल रहे हैं? इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? खिसियानी बिल्ली खंबा का स्वाटे, आप इतनी मत खिसियाइए, इतने परेशान मत होइए। मुकेश जी मैं सदन पर वापस आती हूँ। मुकेश जी मैं सदन पर वापस आती हूँ। अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप सरप्राइज देते हैं, हम शॉक हो जाते हैं, जनता शॉक्ड हो जाती है। जनता के कोर्ट ने आपको निष्कासित कर दिया है। शान खान जी एक सेकंड रुकिए जरा। सुनिए महोदय, 2014 में भी देखिए, 2014 में इन्होंने गठबंधन बनाया था, क्या हुआ?
भारतीय जनता पार्टी की जीत पूरे देश के अंदर हुई। मुकेश जी, मैं सदन पर बात करना चाहती हूँ जरा। 303 एमपीज आए। आप ये तो देखिए हमारा लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इनका ग्राफ गिरता जा रहा है। आगे सिमट करके कहाँ इनकी स्थिति रह गई है। हम 2 से 303 पहुंच गए सर। आपकी बातों में लोगों को किसी को आप या टेलीविजन पे पहुंच के चिल्लाते रहिए, लेकिन जनता के कोर्ट में आपकी कोई दलील चल नहीं पा रही। अफसोस इस बात का है। आप भैया जनता को समझाइए भैया, टेलीविजन पे बोल करके। मुकेश जी और शान खान जी प्लीज, शान खान जी और मुकेश जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। और भी लोग हैं यहाँ पर पैनल में। मुकेश जी देखिए, यहाँ पर विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन भी लाना चाहते हैं या फिर आप यूसीसी भी लाना चाहते हैं, विपक्ष को पता होना चाहिए। विपक्ष को आखिर क्यों नहीं पता? कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट की मीटिंग में सबको डिस्क्लोजर हो जाएगा। और पहले ही बता चुके हैं कि कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी, उनकी तो ऑलरेडी नॉलेज है इनके पास। तो अभी अगर कोई नया उसके अंदर एडिशन होता है तो आज शाम को 6:30 बजे मीटिंग शुरू है। उसके बाद पब्लिक को पता लग जाएगा कल ये किस विषय को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन ये लोग पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं करना चाहते। आपने पुराना मानसून सेशन देख लिया किस प्रकार से ध्वस्त हुआ है। ये वेल के अंदर जाकर के स्पीकर के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर कागज फाड़ के फेंकते हैं। हम इस पर ही बात करते हैं क्योंकि ये कई बार आरोप लग चुका है कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, सरकार करना चाहती, विपक्ष नहीं चर्चा करना चाहता। शान खान जी, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। देखिए महोदया, उसके बाद मनोज जी आपके पास आती हूँ फटाफट। महोदया, एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पे केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया हुआ है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। ठीक है, उस समिति की रिपोर्ट आ गई क्या? उसमें क्या लिखा हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाए। पहले तो उसको सार्वजनिक किया जाए। उस समिति की रिपोर्ट आई या नहीं आई? उस समिति के एक सदस्य जो सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, वो ललित मोदी के साथ पार्टी कर रहे थे कुछ दिन पहले तक। ऐसे लोग को तो ये समिति में लेते हैं जो भगौड़ों के साथ पार्टी करते हैं, जो देश का पैसा लेके भाग जाते हैं, उनके साथ जो पार्टी करते हैं, ऐसे लोग को तो ये सदस्य बनाते हैं समिति का। तो भाजपा की करनी और कथनी में कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि उस समिति की रिपोर्ट कहां है, उसको सार्वजनिक करे, बताए देश को कि उस समिति ने क्या खोज की, उस समिति ने क्या सिफारिशें की, बताए देश को पहले वो। मनोज यादव जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, इस तरीके के आरोप लगातार लग रहे हैं और ये भी कि सरकार सवालों से भागती हुई नजर आती है। अब नई सदन है तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि नई सदन में शायद सार्थक बहस हो पाएगी। नई सदन में पुरानी बातें, जैसे कि भी कहा जा रहा था कि पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत की जा सकती है। हालांकि लड़ाई कुर्सी की है तो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा फेवरिज्म तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी एक सार्थक चर्चा, सार्थक बहस जरूर होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अनम्यूट कीजिएगा मनोज जी। जी असी जी, मैंने एक नया नारा दिया है और मैंने ट्वीट भी किया है और उसमें मोदी और शाह की पिक्चर है और नारा ये है, नया नाम काऊ राम। हमारा नाम भटकाऊ राम, हमारा काम देश को भटकाना। ये पूरी तरीके से मैंने इसलिए लिया क्योंकि 10 सालों में सरकार ने सिर्फ भटकाया है आम जनता को। कांग्रेस के साथी हमारे बेमतलब बंगारू लक्ष्मण पे अटके पड़े। अरे वो इसीलिए नहीं आपकी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इनके राज्यपाल जो मलिक साहब थे जम्मू कश्मीर में, वहां 300 करोड़ का मामला है। वो अपने राज्यपाल मतलब हमारे राज्यपाल पार्टी के नहीं है, इन्हीं के दल के हैं। उन्होंने कहा 150 करोड़ फला कंपनी का था और 150 करोड़ आरएसएस वाले हमको रिश्वत 300 करोड़ दे रहे हैं। तो योजना कितनी बड़ी रही होगी आप कल्पना करो। तो ये बड़े बड़े स्कैम की बात किया करो। 1 लाख 2 लाख की बात करोगे तो बीजेपी के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये बहुत बड़े दल हैं, दुनिया के सबसे बड़े दल हैं। तो छोटी मोटी भ्रष्टाचारों को ये सिर्फ मुंह में रख के ऐसे निकल लिया करते हैं, उस पर चर्चा करना अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। बड़े स्कैम की बात करोगे तो ये थोड़ा सा शर्मसार होंगे और जवाब देंगे नहीं ऐसा कुछ वो गलत बातें हैं। हाँ, इस वजह से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मुकेश जी जवाब देंगे? जवाब क्या देंगे? जवाब इनसे लीजिए। देखिए ये लोग जो अपने दामन को बहुत साफ कर रहे हैं, इनको राष्ट्रभक्ति के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा इनको पारितोषिक मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए राष्ट्रभक्ति के प्रति। इनके सुनिए, ये कह रहे थे कि हमारे टाइम में सब क्लियर हो गए। अरे सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए।
मुझे ये बताइए कि अभी हाल में ही 11th कन्विक्शन हुआ है कोल स्कैम में। 2005 से लेके 2011 के बीच में जो कोल हुआ था उसके अंदर अब 11वां कन्विक्शन हुआ है। तो ये कह रहे हमारे घपला ही नहीं हुआ है। अरे भैया, आपके एसटी गुप्ता गवर्नमेंट सेक्रेटरी 2005 से 11 आप उसका जजमेंट पढ़ लीजिए। अरे बाप, आप तो अपना दामन ऐसे साफ करके बता रहे हैं जिससे पता नहीं तीनों बगल से ना के आइए कांग्रेस। अरे हर चीज में करप्शन किया है। आज आप देखिए 33 किलोमीटर पर डे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। आपने क्या किया जरा बताइए, सिवाय आलोचना करने के अलावा आप लोग सत्ता के लिए आप इस तरह की बातें करते हो कि आप लोग वातानुकूल में बैठ करके बस एक वो कहते हैं कि बैठ करके आप शेयर कम से कम आपके पास कोई मुद्दा है ही नहीं सर। अरे कोई ठोस मुद्दा तो लेके आइए। कोई मुद्दा आपका चल ही नहीं पाता है भैया। झूठ, आप झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, आपको जनता निकाल देती है। झूठ का कोई बात नहीं, झूठ का लिटमस होता है, झूठ होता है, हमारी पाठशाला में पब्लिक कोड होता है, पब्लिक इलेक्शन होता है। आप जीतते हैं, जरा बताइए झूठ की बात जीत पाते हैं? अरे बताइए ना, कहाँ आपका चुपड़ा जगह कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, बात नहीं कर उत्तर प्रदेश में आपके राहुल गांधी नहीं जीत पाए अमेठी में। आपकी तो हालत यह है कि राहुल गांधी नहीं जीत पाए अमेठी में। जवाब क्यों नहीं आया? आप जवाब दीजिए। मुकेश जी, मनोज जी, एक एक करके प्लीज। इनको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जो सच्ची बात होती है वो दिल को चुभती है। इनको चुभ रही है मेरी बात। आपके राहुल गांधी तो चुनाव जीत नहीं पाते। चलिए मनोज जी और मुकेश जी रुकेगा। नरेंद्र सोनी जी, विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, क्या सवाल है आपका? मनोज जी आपसे नहीं है, नरेंद्र सोनी जी। अच्छा, अनम्यूट कीजिएगा जी। क्या सवाल है? विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, ये आरोप है सरकार का कि हम सदन चलाना चाहते हैं, शांति से चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष नहीं चलने देता सदन को। देखिए क्या है कि जिनके हाथ में सारा सिस्टम है वो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के कब्जे में है, सारा सिस्टम उनके कब्जे में, जिसको वो अपने तरीके से चलाते हैं। आप सड़क पे इनके खिलाफ आवाज उठाओ, वो सड़क पे भी दमन करने का काम करते हैं। संसद में जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं, या तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है या उनको संसद से ही निलंबित कर दिया जाता है। अब तो नई सदन है, शायद माइक ना बंद हो। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी तानाशाही को भूल करके नए सदन में जा रहे हैं तो विपक्ष को भी सुनने का प्रयास करें। थोड़े से जो है इतना बहरा बनने की आवश्यकता नहीं है। आज जनता की आवाज विपक्ष बोल रहा है। जनता जानना चाहती है, महंगाई पे सवाल जनता पूछ रही है, भ्रष्टाचार पे जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और फिर अभी कुछ दिन पहले वो महाराष्ट्र में जाके कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया अजीत पवार ने, और उसी को 3 दिन के बाद अपनी पार्टी में लेके उसको धो के बढ़िया से मांज के साफ पोंछ करके उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं। ऐसे ही सही कही आपने। हेमंत विश्व शर्मा, ये सही कही, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। जो आसाम के हैं, हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। उनपे ईडी की सीबीआई की दोनों की जांच चल रही थी वाटर घोटाले की, उनको भी बड़े अच्छे से धो धा के साफ कर लिया है। चलिए नरेंद्र जी, मुकेश जी फटाफट इस बात का जवाब दीजिएगा कि वॉशिंग मशीन बना लेते हैं आप, अजीत पवार के बारे में कहा, उसके बाद वही आपकी पार्टी में आ गए, फटाफट जवाब दीजिएगा। अनम्यूट कीजिएगा मुकेश जी। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा टेस्ट जो होता है वो चुनाव का होता है। अगर हम गलत करते हैं या सही करते हैं, उसका अंतर्गत जो रिजल्ट है वो जनता देती है। ऐसे ही जनता ने हमको 2014 में संख्या बल दी, 2019 में हमारे 303 MP चुन करके आए। लगातार हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ये मुझे बताइए, ये विफलता का परिणाम है। अगर हम देश का संचालन अच्छी तरह से नहीं करेंगे, जनता हमको उखाड़ फेंकेगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस को उखाड़ फेंका जनता ने, आज उनकी स्थिति देख लीजिए, कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। वे किसी के लायक नहीं रहे हैं। और ये जो आप पार्टी के ध्यान दे रहे हैं, अपना गृहवान जाके तो देखे, शराब घोटाला, बताइए कोरोना टाइम में ये शराब वितरण कराते हैं और किस प्रकार से उन्होंने 42 करोड़ का शीश में। चलिए मुकेश जी, देखिए मुद्दे बहुत नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई गलत
कोई गलत निर्णय लेते हैं। चलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि कल नए सदन में ये जो रंजिश है ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम होगी। परवेश त्यागी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी मैं इस पर लूंगी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। परवेश त्यागी जी। जी, आवाज आ रही है? जी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी बहुत कम शब्दों में प्लीज। नहीं, जिस तरीके से चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार से रिलेटेड या कोई भी मुद्दा, तो आज भी मुझे वो प्रधानमंत्री जी का याद है बयान के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर 100 दिन में देश का काला धन नहीं लाया तो जिस चौराहे पर चाहे मुझे सजा दे देना। तो शायद प्रधानमंत्री जी को अपने वो शब्दों को याद रखना चाहिए और याद करना चाहिए। तो भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा होनी चाहिए और पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि नई संसद है तो पुराना मुद्दा है और मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा के लिए तैयार रहना चाहिए। जहां तक बात सत्ता पक्ष और विपक्ष में तालमेल ना होने की है चर्चा के विषय पर, जहां तक जनहित की, जब तक जनता के मुद्दे पार्लियामेंट में नहीं उठाए जाएंगे, जनता के मुद्दे जब तक बेहतर चर्चा नहीं होगी पक्ष और विपक्ष के बीच, जब तक जनता के हित के लिए कोई कार्य नहीं हो सकता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना कि विपक्ष कहता रहेगा कि नहीं हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष कहता रहेगा कि सरकार विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, तो इस तरह की बातें करने से या इस तरह का पार्लियामेंट का भी और देश का भी वक्त जाया करने से कोई फायदा किसी को नहीं है। तो अगर आपने विशेष सत्र बुलाया तो उसमें विशेष कार्य होना चाहिए और उस कार्य का एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि आपकी नीति और नियत पर ना विपक्ष को संशय है और ना इस देश को संशय। बिल्कुल, देश को भी बेसब्री से इंतजार है विपक्ष। जी मनोज जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा प्लीज, वक्त की कमी है। देखिए, विशेष सत्र का मतलब विशेष कार्य नहीं होता है। बीजेपी के लिए विशेष सत्र का मतलब होता है मोदी जी का विशेष भाषण और चुनावी प्रक्रिया को विशेषता से बता देना और मोदी जी इस देश के लिए विशेष है, ये सिर्फ मतलब है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे विशेष सत्र का आगाज, आपको बता दें कि आज हो चुका है, लेकिन नई संसद में कल सत्र शुरू होगा और कल फोटो सेशन भी होगा पुरानी संसद में। हालांकि इस सदन में क्या कुछ देखने को मिलेगा ये जरूर देखना होगा। पूरे देश की निगाहें इस विशेष सत्र पर टिकी हुई है। मंथन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।